दूरदर्शन की ओर से मैं श्रुति हजारे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरे विश्व में 19 देश और यूरोपीय संघ इन्होंने मिलकर G20 का इस जागतिक परिषद का आयोजन किया हुआ है और इस वर्ष मतलब हर वर्ष एक एक देश को इसका आयोजन करने की संधि उपलब्ध होती है। तो इस वर्ष भारत में यह G20 की जो परिषद है वो होने वाली है, तो इसका आयोजन भारत में चल रहा है। भारत में जगह जगह G20 के तहत उपलक्ष्य पर बड़े पैमाने पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हर जगह पे चल रहा है। तो इसी का एक हिस्सा है C20 यानी सिविल 20 परिषद। तो इसी महीने 27 मई को गोवा के वास्को में C20 का आयोजन हो रहा है। अभी इसी के C20 परिषद के लिए अध्यक्ष स्थान पर है माता अमृतानंदमयी मठ की जो संस्थापिका है परम पूज्य माता अमृतानंदमयी जी। तो इनका चयन अध्यक्ष स्थान पर किया गया है। तो पूरे देश में C20 परिषद के आयोजन के लिए 2000 से भी ज़्यादा आध्यात्मिक संगठना, अनेक सामाजिक संगठना इकट्ठा होकर यह कार्य बड़े पैमाने पर कर रही है। गोवा में ये जो आयोजित होने वाली C20 परिषद है, तो इसमें गोवा सरकार, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ और भारतीय विज्ञान भवन दिल्ली स्थित, तो ये सारी संगठना इसके आयोजन में जुड़ी हुई है। अभी आज के इस कार्यक्रम में C20 के परिषदों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप की समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर शशि बालाजी यह हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है। तो मेरे दर्शकों की तरफ से मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार शशि जी। नमस्कार। दर्शकों को मैं पहले बताना चाहूँगी कि डॉक्टर शशि जी यह दिल्ली स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ इनकी अध्यक्ष है। भारतीय विज्ञान भवन की वो डीन है और इनको मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। इन्होंने अब तक 25 किताबें लिखी है और 110 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर उन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। गोवा में आयोजित होने वाले ये C20 परिषदों का पूरा आयोजन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। अभी थोड़ी बातचीत करेंगे हम। शशि जी से मैं थोड़े प्रश्न पूछना चाहूँगी। तो मेरा पहला प्रश्न शशि जी आपसे ये रहेगा कि थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं कि असल में ये G20 और C20 ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट है? विश्व भर में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक देश इकट्ठे होते हैं। उसी प्रकार से G20 एक देशों का समूह है, ग्रुप 20, जिसमें कि जैसा कि आपने कहा 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, उसके अतिरिक्त भारत ने बहुत से देशों को अतिथि के रूप में भी बुलाया है। ये कार्यक्रम 1 वर्ष चलेगा और इसके अंतर्गत कई वर्टिकल्स हैं, जैसे महिलाओं के उद्धार के लिए W20, यूथ के लिए Y20, लेबर के लिए लेबर 20, थिंक 20, ऐसे करके कई वर्टिकल्स हैं। उनमें से एक वर्टिकल है C20। C20 का अर्थ है सिविल 20। सिविल, द वॉइस ऑफ द सिविल सोसाइटी हैज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द G20 nations because the world is suffering because of many problems, mainly because of war, terrorism, economic development, underdevelopment, marginalization of the people. There are so many problems. जो वो इतनी सारी problems जो दुनिया भर की हैं, उनको हर देश अपने अपने ढंग से सॉल्व करने के मार्ग बताता है। वही उसी में भारत भी, जो भारत का ज्ञान है, जो भारत के ऋषियों ने उसको ज्ञान दिया है, जो हजारों साल से टेस्टेड है, जिसको आप कह सकते हैं टाइम टेस्टेड है, और अनेक देशों को भारत ने वो ज्ञान दिया और उन्होंने विकास किया और अनेक समस्याओं का समाधान हुआ। तो इस दृष्टि से भारत की ओर ये सभी देश देख रहे हैं इस समय कि भारत देखते हैं क्या हम उनको दे सकते हैं। तो जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक हैं, शैक्षणिक हैं, सभी लोग मिलके इसके लिए कार्य कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है।
अभी भारत में किन किन राज्यों में इनका आयोजन हो चुका है या चल रहा है, और उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, जब भी G20 का कार्यक्रम किसी भी देश में होता है, जो भी कोई देश होस्ट होता है, तो उनकी जो राजधानी होती है, जो कैपिटल सिटी होता है, उसमें मेनली बड़े बड़े जो स्टेट के हेड्स होते हैं वो आते हैं, मंत्री आते हैं, अर्थात जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो लोग आते हैं और इकट्ठे बैठ के चर्चाएं करते हैं। ये पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो G20 के कार्यक्रम है ये केवल दिल्ली तक सीमित ना रहें, ये देश के कोने कोने तक जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देश के कोने कोने में ना जाने किस गांव में कौन बैठा हुआ व्यक्ति कोई एक अच्छा सुझाव दे और हो सकता है वो विश्व कल्याण के मार्ग में कुछ सहभागिता कर सके। तो इसलिए लगभग सभी प्रांतों में बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं जिस जिस प्रांत में जा रही हूँ वहाँ मैं अद्भुत उत्साह देख रही हूँ, और एक जन सामान्य में भी एक बड़ा उत्साह है, उनको बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है कि उनके देश में G20 हो रहा है और वो उसमें सहभागी बन रहे हैं, किसी भी रूप में बन रहे हैं, उनके लिए बड़ा आनंद का विषय है। बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये सब राज्यों में आयोजन हो रहा है और सब उत्साहित होकर सम्मिलित इसमें हो रहे हैं। जैसे कि सरकार द्वारा हमें आदेश और निर्देश आए हैं कि इस सब का G20, C20 इनका जो आयोजन हो तो उसमें आध्यात्मिक थोड़ी उसमें सकारात्मकता रहे, आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का अवलंब उस आयोजन में हो, तो उस पॉइंट पे आप कैसे अमल कर रहे हैं? उसको मैं इस दृष्टि से देखती हूँ कि जैसे जैसे ये विश्व आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग इंट्रोवर्ट ना होके एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बहुत पावरफुल बनूं, फाइनेंशियली, जियोपॉलिटिकली, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस कारण से लोग जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर होगा वैसे वैसे हमारी बहुत सारी जलवायु की, नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। परंतु जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होके, अंतर्मुखी होके सोचता है, विचार करता है कि विश्व कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो केवल मैं तक सीमित नहीं रह जाता, वो अहम से वयम अर्थात हम, जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति समाज के, देश के, विश्व के कल्याण के लिए विचार करता है। तो जब उस दृष्टि से वो कार्य करता है तो बहुत सारी समस्याओं का स्वयं समाधान हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दो हम लोगों को लेने चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने इसको विषय दिया वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हम लोग सब मिलके एक फैमिली की तरह, एक्सटेंडेड ह्यूज फैमिली की तरह अगर हम काम करेंगे तो हम दूसरे को डिमीन करना, डिस्ट्रॉय करना, उससे लड़ना, उससे कुछ ग्रैब करना, वो सब नहीं करेंगे। तो अगर हमारा वन फैमिली है तो हमारा वन फ्यूचर भी होगा और वो ब्राइट होगा जी। और माता अमृतानंद मई जी ने जो इसको C20 को लोगो दिया है उसमें लिखा है यू आर द लाइट। इसका अर्थ है कि हम पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जिसके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छे ज्ञान का अर्थ है जो समाज के, विश्व के कल्याण के लिए काम आ सकता है, वो आप हमें दीजिए, हम आपको दें और हम एक सुंदर विश्व बना सकें। तो इसलिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप, अध्यात्म का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा अर्थात अपने को, अपने मन को, अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं और ऊंचा होकर विचार करके सोचते हैं और केवल अपने छोटे छोटे स्वार्थों में नहीं रहते। तो एक विशाल हृदय, विशाल मन, विशाल सोच वो होती है तो सभी के लिए अच्छी होती है। और जो ये श्लोक है पूरा का पूरा, उसका भी अर्थ यही है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा श्लोक है। इसका अर्थ है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये तो छोटे छोटे दिल वाले लोग सोचते हैं, पर जो बड़े दिल के जनरस लोग होते हैं ना, जिनके मन में दया है, करुणा है, प्रेम है, भ्रातृभाव है, ब्रदरहुड है, वो दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं, तो वो उनके लिए पूरी पृथ्वी।
तो वसुधा की जब हम बात करते हैं तो केवल उसमें मनुष्य नहीं है, उसमें जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है, जितनी भी जो कुछ भी है प्रकृति, वो सभी उसमें आ जाती है। सभी का कल्याण, सभी का ध्यान रखेंगे तभी एक सुंदर समाज का, सुंदर विश्व का निर्माण कर पाएंगे। जी, जैसे आप ये G20 और C20 के परिषदों के आयोजन में भी, और आपकी जो पूरी लाइफ जर्नी है उसमें भी आपका यही एक ध्येय रहा है कि सिर्फ मनुष्य की, ह्यूमैनिटी की ही बात नहीं, तो जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, सारे प्राणी हैं, तो सबका अपब्रिंगिंग और सबका सुचारू रूप से शांति से रहना, तो इसके लिए आपका कार्य चालू है और चलता ही रहा है। तो वो हम सभी लोगों के लिए आदर्श ही है। अभी इससे ही जुड़ के एक आगे प्रश्न ऐसा पूछना चाहूँगी कि ये जो कार्य चल रहा है C20 और G20 के माध्यम से, जो विषय यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, तो उनका सर्वसामान्य व्यक्ति को कैसे लाभ होगा, पूरे विश्व को इसका लाभ कैसे होगा? देखिए, जब हम लोग कार्य की जो लक्ष्य है वो हमारे मन में ये हो जाता है कि हमने समाज का कल्याण करना है, तो हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और दूसरा जो हम इसमें कार्य कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि हमारे देश की ये विशेषता है, और भी बहुत सारे देशों में, जैसे हम हेल्थ को अगर लेते हैं, एक इशू हमने बड़े अच्छे ढंग से उसको उठाने का और रिकमेंडेशंस देने का प्रयत्न किया है। उसमें यह है कि जो हमारे गांव-गांव में उन लोगों के पास ज्ञान है जो कभी एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं गए, परंतु उनके पास ज्ञान है और छोटी मोटी बीमारियों को वो स्वयं ही ठीक कर लेते हैं। अच्छा। जैसे अनेक देश हैं, उनकी अपनी अपनी हर्ब्स थी, उनका अपना अपना फूड कल्चर था, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को स्वयं ठीक कर लेते थे। हर गांव में, हर शहर में एक कोई व्यक्ति होता था जो आज के परिभाषा में डॉक्टर नहीं है, परंतु उस समय का तो वो चिकित्सक था। तो वो लोग बहुत सारी अपने आप संभाल लेने के कारण जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एस्टैब्लिश्ड हेल्थ सिस्टम है उसको ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं जाता था। तो यदि आज भी हम उन चीज़ों को जोड़ लें, उनको इंक्लूड कर लें अपने मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम में, तो हमारे सभी देशों को उसका लाभ होगा। ऐसे ही एजुकेशन है, पहले हम लोग बहुत कुछ आश्रमों में और गुरुकुलों में शिक्षाएं दे, गांव-गांव में गुरुकुल होते थे, गांव-गांव में कोई एक अध्यापक, कोई गुरु होता था, वो पढ़ाता। तो जो मेन सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, दैट इज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो प्रेशर आता है वो कम हो जाता है। और हमने अभी कोविड में ये देखा कि जिन लोगों ने इस तरह की ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग किया, चाहे वो चाइना है, और जहाँ जहाँ चाइनीज़ मेडिसिन चलती है उन सभी देशों ने चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग किया और वो ठीक हुए। तो उससे जो उनका वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है, जो हॉस्पिटल वाला सिस्टम है, उस पर इतना बोझ नहीं पड़ा। तो आगे भी इस प्रकार की बहुत सी बातें हम दे रहे हैं रिकमेंडेशंस में कि यदि उनको अपनाएं तो हम एक सरल और कम खर्चे वाला वो हम उसको हम अगर अपनाएंगे तो हमारे सभी देशों को लाभ होगा। सभी देशों का अपना अपना फूड कल्चर है, परंतु आज वेस्टर्नाइज होने के कारण हम लोग सुबह सोचते हैं चाइनीज़ खा लें, शाम को हम सोचते हैं कुछ इटालियन खा लें, परंतु जो व्यक्ति जहाँ जन्मा है, जिस मिट्टी में पला बड़ा हुआ है, उस मिट्टी जिस भोजन को देती है वो उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। परंतु हम उससे दूर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नेटिव कल्चर्स को प्रमोशन मिले। ये हमारा एक बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो नेटिव कल्चर्स थे अनेक देशों में, वो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कल्चर्स थे, वो प्रकृति के पुजारी थे। जैसे जैसे उन्होंने प्रकृति की पूजा, नदियों की पूजा, वो सब बंद की, वैसे वैसे नदियों का पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, तकलीफें, ये सब चीज़ें बढ़ती गई, जिसको कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा उसके लिए शक्ति लगानी पड़ती है, फाइनेंशियल भी, हर प्रकार की शक्ति लगती है। जी दीदी। तो यदि हम उसको अपनाएंगे तो संसार के लिए अच्छा रहेगा, सारे संसार को लाभ होगा उसका। अभी जो आपने संस्कृत श्लोक प्रस्तुत किया, तो दर्शकों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि दीदी संस्कृत में ही MA, PhD, MPhil कर चुकी है, और जापान और भारत, इनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, इनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी शोध प्रबंध किए गए हैं, तो उस विषय में भी उनका अभ्यास है। आगे एक ऐसे पूछना है कि ये जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें C20 के पूरे कार्यक्रम में कौन से विषय यहाँ पे चर्चित किए जाएंगे? C20 के अंतर्गत कई विषय लिए गए हैं, जैसे कि होलिस्टिक हेल्थ है,
हेल्थ जो होती है वो केवल फिजिकल डिजीजेस से रिलेटेड नहीं होती, तो बॉडी एंड माइंड उसका एक बैलेंस होना चाहिए, वो किस तरह से हो, फिर उसमें अध्यात्म आ जाता है। जब हम कहते हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसमें फिर हम लोगों को अपना कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर करना पड़ता है, उससे फिर हम लोगों के स्वीकार्यता बढ़ती है कि सभी अच्छे हैं, सभी को स्वीकार करिए, कोई किसी कास्ट का, कलर का, नेशन का, स्टेट का कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर, तो भेदभाव ना हो। फिर जैसे इसमें एक विषय है वसुधैव कुटुंबकम, वो एक अलग विषय लिया गया है, उस पर कार्य हो रहा है। फिर जैसे एक विषय लिया गया है इसमें वसुधैव कुटुंबकम, और ऐसे बहुत सारे विषय इसमें लिए गए हैं। उसमें नदियाँ भी हैं, उसमें एनवायरनमेंट भी है, प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना है। तो गांव-गांव से, शहर-शहर से जो एक स्पेशलाइज्ड, जो एक बहुत ही एक्सपर्ट इंजीनियर्स या जिन लोगों ने इस विषयों पर बहुत गहन अध्ययन किया है, अनुसंधान किया है, वो लोग अपने अपने उदाहरण दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2000 से अधिक संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं, तो सभी लोग ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कार्य पिछले वर्षों में किया है और उसका समाज पर क्या प्रभाव हुआ है, और वो जो प्रभाव है हम उदाहरण के रूप में उनको दे रहे हैं, अनेक स्तरों पर दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या समाज। और समाज में भी सभी विषयों को ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, इस तरह के। तो उससे जो हम उदाहरण दे रहे हैं उनको इसलिए दिया जा रहा है कि आज तक हमने सफलतापूर्वक ये कार्य किए हैं, और क्योंकि सफलता मिली है तो आगे भी मिलने की संभावनाएं हैं। जरूर। तो हो सकता है कि हम जब विश्व कल्याण का ये मार्ग दिखाएंगे, लोग प्रयोग करके देखेंगे, हो सकता है उनको उससे लाभ हो। ये विचार से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जी दीदी, मतलब G20, C20 ये जो सारी परिषदें हैं, इसमें ये जो सारे ठोस रिकमेंडेशंस लोगों को जाएंगे, सरकार को जाएंगे, तो इसमें सिर्फ आप भारतीय संस्कृति या इसमें सीमित नहीं है। जो भी देश में जो भी चीज़ें अच्छी है, सुचारू रूप से चलने के लिए, सृष्टि सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी आवश्यक है, उन चीज़ों का, उन विचारों का आदान प्रदान हो, यह बेस इसमें है, ऐसा लग रहा है। जी। इसमें हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। केवल ये नहीं है कि हर एक कार्यक्रम में केवल भारत के लोग हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको ग्लोबल लेवल पर हम लोग ले जा रहे हैं। जैसे कि वेद का एक मैं आपको मंत्र सुनाऊं, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। इसका अर्थ ये है कि विश्व भर में जहाँ कहीं भी नोबल थॉट्स हैं, वी शुड एक्सेप्ट देम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबल थॉट? नोबल थॉट्स मीन्स विच कैन बी यूज्ड, which can be practiced by the world, और सबके कल्याण के लिए है जी। उन नोबल थॉट्स को हम लोग स्वीकार करें। तो सभी कार्यक्रमों में, मैं तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ इसकी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाले ग्रुप की, तो हम लोग बहुत सारे विदेशियों से भी इसमें एक्सपर्ट्स को बुला के उनके विचार ले रहे हैं और उनको रिकमेंडेशंस में डाल रहे हैं। जी जी दीदी, अभी ये जो परिषदों का आयोजन है, तो उसमें मतलब अनेक संस्थाएं इससे जुड़ी हैं। जैसे कि अभी गोवा में जो C20 हो रही है, तो उसमें गोवा सरकार है, उसके साथ महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय है, फिर आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है स्टडीज़ का, भारतीय विज्ञान परिषद है दिल्ली की। तो इनके सबके सहयोग से ये हो रहा है। तो इन संस्थाओं के बारे में हमें थोड़ी जानकारी। जी हाँ, इसमें जो है भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र की ओर से हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन का लक्ष्य है भारतीय विद्याओं के संरक्षण, संपोषण के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकें विद्याओं के माध्यम से, और उनके हमारे बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में भी और कई अन्य देशों में भी स्कूल चलते हैं, क्योंकि विद्या एक माध्यम है, ज्ञान बच्चों को देना एक माध्यम है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाएं हैं, केंद्र हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में, इंग्लैंड आदि में भी केंद्र हैं, तो वहाँ पर हम काम करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ जो है वो नेटिव कल्चर्स पर काम करता है। विश्व भर में जो नेटिव, जो उनकी मूल संस्कृतियाँ थी, वो जो समय के साथ नष्ट हो गई, उनको हम फिर से पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने हर्ब्स की बात की, अभी लिथुआनिया के एक एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने देश के 3000 हर्ब्स को पुनः प्राप्त किया है, ताकि वो लोग
छोटी छोटी बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकें। तो इस प्रकार के जो बहुत नेटिव बढ़िया। कल्चर्स हैं, जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस कल्चर्स हैं, उनको हम रिवाइव करेंगे तो विश्व का कल्याण होगा। तीसरा, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैज्ञानिक अनुसंधान करके, आपको थोड़ा इसमें अटपटा लग सकता है अध्यात्म और विज्ञान, वास्तव में हमारे देश में अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ मिलकर चलते थे और तभी समाज कल्याण के कार्य विज्ञान की प्रगति के साथ साथ चल सकते थे। परंतु आज जो है हमने क्योंकि अध्यात्म को छोड़कर वैज्ञानिक प्रगति की ओर जा रहे हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो यदि हम बैलेंस्ड वे में चलें, दोनों को साथ लेके, अध्यात्म और विज्ञान, तो और दूसरी बात यह है कि जो आध्यात्मिक विषय है, जैसे आप मंत्रोच्चारण की बात करते हैं, तो मंत्रोच्चारण पर जैसे नृत्य है, उसके साथ जैसे संगीत है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका उन्होंने, जैसे कि बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग जो कभी कई सालों से ठीक ही नहीं हुए, जैसे एक्जिमा है, ड्रग एडिक्शन है, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का महर्षि विश्वविद्यालय ने उसका समाधान प्रस्तुत किया है और उनको केवल अध्यात्म के मार्ग पर लाकर उसको ठीक किया है। वो उनके पास कई सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं जिनको उन्होंने ठीक किया। वो उनके साधक बन गए हैं बाद में, क्योंकि उनको लगा कि अगर आपकी डिजीज फिजिकल है तो आपको फिजिकल रेमेडी चाहिए, अगर जिस तरह की आपकी डिजीज है उसी से आपको रेमेडी चाहिए। तो हर बीमारी फिजिकल नहीं होती, हर बीमारी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से नहीं होती। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो अध्यात्म से ही ठीक होती हैं, दूसरे से ठीक नहीं हो रही जी। तो इस प्रकार के ये बड़ी आवश्यक कार्य है, क्योंकि हमें संसार की को उसकी सहायता करनी है। जो भी जिस मार्ग से आगे बढ़ पाए उसका हमारा यदि सहयोग होगा तो अच्छा होगा जी। और इसमें सेवा का भाव है, इसमें कुछ प्राप्ति का भाव नहीं है, देने का भाव है। जैसे हमारे प्राचीन काल से ऋषियों ने जो कुछ उनके पास ज्ञान था उसका कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट नहीं किया, केवल दिया। और ये मेरा तो रिसर्च का विषय ही यही है पिछले लगभग अब तो 48 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो आचार्य ऋषि मुनि जो विदेशों में गए, उन्होंने किस किस प्रकार से उनको कल्याण का मार्ग दिखाया और अपने जीवन को बलिदान किया। कुछ पाया नहीं, केवल दिया है। तो अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो विश्व में शांति होती है, विश्व में प्रेम होता है, सौहार्द होता है, ब्रदरहुड होती है। सही बात। लड़ाइयाँ, आज सारा विश्व लड़ाई से, युद्ध से त्रस्त है। आप देख रहे हैं वॉर से कितने परिवार नष्ट हो गए, कितना कष्ट है। तो उन कष्टों को दूर करने का एक मार्ग है वो तो वो हमें विश्व को देना चाहिए। हमारा, मुझे लगता है कि भारत की ये ड्यूटी है कि वो भारत उनको दे, और क्योंकि हमारे पास वो है जी, क्योंकि हमारे पास है। और भारत जो विश्व गुरु बना वो इसी मार्ग से बना था। तो ये भारत की विलक्षणता है, विशेष शक्ति है, हमें देना चाहिए जी। अभी एक ऐसा प्रश्न पूछना है मुझे कि आप इस उम्र में यह सब कार्य कर रही है, तो हमारे लिए तो ये आदर्श ही है कि जो आप कार्य इस उम्र में कर रही है, तो ऐसी कौन सी शक्ति है आपको जो प्रेरणा देती है ये सब चीज़ें करने के लिए? शक्ति केवल इच्छा है, और वह इच्छा है कि हम विश्व को कल्याण के लिए यदि कुछ भी कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। वो जो भी ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो हम तक पहुंचा है, वो हम अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो इसलिए व्यक्ति का कहते हैं ना, शिव संकल्प होता है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, कि यदि मन में अच्छा संकल्प है तो व्यक्ति कार्य में लगता है। और मेरा सोचना और मेरा अनुभव यह है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने कोई ना कोई कार्य देकर भेजा है और वो उस कार्य को करता है जी दीदी। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो मुझे लगता है कृपा है कि मैं कर रही हूँ जितना समय कर पाऊंगी। इतना बड़ा आयोजन करना एक छोटी बात नहीं है, लेकिन अभी इस आयोजन के तहत आप गोवा में भी आई है, तो गोवा के जनता के लिए आपका कुछ संदेश है? जी, गोवा एक बहुत सुंदर धरती है। ईश्वर ने जो कुछ गोवा को दिया वो शायद और बहुत सारे स्थानों को नहीं मिला। उसके पास सब कुछ है गोवा के पास। और गोवा में समय के साथ साथ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ आगे बढ़ी हैं। और जब हम डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का हम यहाँ विषय लेकर चल रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहूँगी
कि हम लोग देखने में भले ही जैसे हों, अलग अलग तरह के विचार वाले हों, परंतु जब हम जो भी व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, हृदयस्थम भावय देवम, हर एक के पास एक डिवाइन स्पार्क होता है, हर एक के पास होता है, और वो इस जीवन में अच्छे कार्य करके देवत्व अर्थात देवता के समान हो सकता है। मनुष्य जीवन में हमारे पास सभी प्रकार के गुण भी हमें प्राप्त हुए हैं, दुर्गुण भी प्राप्त हुए हैं, परंतु हम सत्कार्यों के माध्यम से मिलजुल कर, हम चाहे अलग अलग विचारधारा के हों, देखने में अलग हों, पहनावे में, खान पान में अलग हों, परंतु सबको मिलजुल के एक सुंदर गोवा का निर्माण ईश्वर ने दिया है, आप उसको आगे बढ़ाइए। और वो तभी बढ़ेगा जब हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, प्रेम से, एक दूसरे का सहयोग करके शांतिपूर्वक रहेंगे और मिलजुल के देश को, गोवा को आगे बढ़ाएंगे। एक सुंदर गोवा और सुंदर बनेगा, ये मेरी कामना है। जी, समय की हमें पाबंदी है, लेकिन आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है। जो भी आपने अभी C20 G20 के बारे में बताया, जो भी आपका आयोजन चल रहा है, इस उम्र में आपका जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं गोवा दूरदर्शन की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पे स्टूडियो में आई, आपका बहुमूल्य समय दिया और हमें इन सब के बारे में जानकारी दी, तो बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, दूरदर्शन का, गोवा दूरदर्शन का, और सभी संस्थाएं जो भी इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं, सहभागी हैं, उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे चर्चा की और हमारे विषय को गोवा के जन जन तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।